नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। पहले कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं और शुरू करते हैं टीसीएस के साथ। एशिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने 2030 से पहले अपनी आय को 2 गुना बढ़ाकर $50 अरब करने की योजना तैयार कर ली है। इसके लिए कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करेगी। कंपनी 4 इंटरनल टीम्स का गठन करेगी, जिसमें बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, इंक्यूबेशन ग्रुप, एंटरप्राइज ग्रोथ और नए बिजनेस मॉडल्स के लिए भी अलग से टीम का गठन होगा। 4,500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक खुलने से शेयर बीते एक हफ्ते में करीब 4% उछला है। दूसरी खबर, डाबर की पेरेंट बर्मन फैमिली ने एवरेडी इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के बाद बीते हफ्ते 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की थी। एवरेडी इंडस्ट्रीज ने खैतान ग्रुप की अन्य कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए बैंकों के पास अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे। ग्रुप कंपनियों के कर्ज का भुगतान ना कर पाने से बैंकों ने एवरेडी इंडस्ट्रीज के गिरवी शेयर अपने नाम करवाना शुरू कर दिए। इससे एवरेडी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स खैतान फैमिली का हिस्सा कंपनी में लगातार कम होता गया और आखिरकार उनका पूरा कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। इसके अलावा दूसरी खबर भी थी कि एवरेडी इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने इस हफ्ते जॉइंट एमडी सुवमय साहा को अगले 3 साल के लिए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। 7 मार्च को कंट्रोल जाने की खबर से एवरेडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 3% गिरकर बंद हुआ। तीसरी खबर, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी कारोबार में 8 दशक से ज्यादा के अनुभव वाली एल&टी ने सर्विस कारोबार के विस्तार के लिए एल&टी सुफिन के नाम से B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एमएसएमईज पूरे भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत को डिजिटली सोर्स कर पाएंगी। इस प्लेटफॉर्म पर 15,000 सेलर्स और करीब 20,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। 7 मार्च को खबर आने के बाद से शेयर करीब 5.5% उछला है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर्स नीरज सिंघल और बृजभूषण सिंघल की अर्जी को खारिज कर दिया है। दोनों प्रमोटर्स ने 29 अक्टूबर 2021 के एनसीएलटी के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले में एनसीएलटी ने प्रमोटर ग्रुप को ₹2 प्रति शेयर के भाव पर 2.5 करोड़ शेयर टाटा स्टील को बेचने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि मई 2018 में टाटा स्टील ने भूषण स्टील को दिवालिया प्रक्रिया के जरिए खरीदा था। बीते एक महीने में देखें तो टाटा स्टील का शेयर करीब 4.5% चढ़ा है। पांचवी खबर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने 20 अप्रैल को शेयरधारकों और 21 अप्रैल को लेंडर्स के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए की प्रस्तावित डील को मंजूरी देने पर चर्चा होगी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीएलटी ने 28 फरवरी को बैठक बुलाने की कंपनी को मंजूरी दी थी। 2019 में फ्यूचर कूपन्स की 49% हिस्सा खरीद की डील का हवाला देते हुए अमेजॉन आरआईएल फ्यूचर ग्रुप की डील का विरोध करती रही है। साथ ही खबर यह भी आई है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस को इंश्योरेंस जेवी में अपना हिस्सा जनराली को बेचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है। 7 मार्च के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 9% का उछाल आ चुका है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 7 मार्च को डिश टीवी के खिलाफ एक अंतरिम ऑर्डर पारित किया। इस ऑर्डर में डिश टीवी को 30 दिसंबर को हुई एजीएम के वोटिंग नतीजों को अगले 24 घंटे में दोनों एक्सचेंजों को देने का आदेश दिया गया था। साथ ही डिश टीवी, उसके डायरेक्टर्स और सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। एजीएम के नतीजे घोषित ना करने से कंपनी के लेंडर येस बैंक ने जनवरी 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। सेबी के निर्देश के बाद जारी वोटिंग के नतीजों के अनुसार शेयरधारकों ने कंपनी के तीनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। खराब खबरों के बावजूद डिश टीवी का शेयर 7 मार्च के बाद करीब 12% के आसपास चढ़ा है। 7वीं खबर, हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी आईआरबी इंफ्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एनएचएआई ने कंपनी के आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 370 करोड़ रुपए के आर्बिट्रल अवार्ड की रकम में से करीब 248 करोड़ रुपए कंपनी को मिल चुके हैं और करीब 122 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। 10 मार्च को यह खबर आई थी और उसके बाद आईआरबी इंफ्रा का शेयर करीब 5% चढ़कर बंद हुआ। 8वीं खबर, शालीमार पेंट्स के बोर्ड ने इस हफ्ते प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 150 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। प्रोमोटर ग्रुप कंपनी वर्चुअस ट्रेड कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड को 30.65 लाख वारंट जारी कर 40 करोड़ और जेएसएल लिमिटेड को 26,81,000 वारंट जारी कर 35 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। इसके अलावा मौजूदा शेयरधारक हेला इंफ्रा मार्केट प्राइवेट लिमिटेड को 57,47,000 वारंट जारी कर 75 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाई जाएगी। बीते 3 दिन में शेयर करीब 2% चढ़ चुका है। 9वीं खबर टाटा पावर से जुड़ी है। टाटा पावर की सिंगापुर आधारित जेवी रिसर्जेंट पावर ने साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी SEUPTCL को खरीदने की बोली जीत ली है। कंपनी ने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए जीती इस बोली की रकम को नहीं बताया है, लेकिन आपको बता दें कि टाटा पावर का सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी के जरिए रिसर्जेंट पावर में 26% हिस्सा है। ये खबर आने के बाद 10 मार्च को शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। 10वीं खबर,
Naukri.com, 99acres.com जैसे पोर्टल चलाने वाली इन्फो एज इंडिया ने ऑनलाइन डेटिंग फर्म एजल नेटवर्क में 76% हिस्सेदारी 91 करोड़ रुपए में या करीब 1.18 करोड़ डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। एजल वेब और मोबाइल ऐप्स पर एजल, एनबे, एरिक और हेदिल मल्टीपल डेटिंग प्लेटफॉर्म चलाती है। यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दूसरे यूजर्स के प्रोफाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं ताकि वो अपने लिए सूटेबल पार्टनर को चुन सकें। ये सौदा तुरंत प्रभाव से पूरा कर लिया गया है और बीते 3 दिन में शेयर 7% से ज्यादा चढ़ चुका है। 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC बैंक चैलेंजर डिजिटल बैंक बनाने के लिए प्लान पर काम कर रहा है। दरअसल बैंक भविष्य की तैयारी कर रहा है जब डिजिटल बैंक्स के लिए लाइसेंस इशू किए जाएंगे। आपको बता दें कि चैलेंजर पूरी तरह से डिजिटल बैंक होंगे जो युवा ग्राहकों को टारगेट करेंगे। HDFC बैंक की मंशा है कि बिना ब्रांच में जाए लोगों को खाता खोलने की सुविधा दी जाए। आपको बता दें 2 दिन में शेयर करीब 4.5% उछल चुका है। 12वीं खबर। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने कहा कि सिटी के घरेलू रिटेल कारोबार की खरीद पर बैंक ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल सिटी के घरेलू रिटेल कारोबार को खरीदने की दौड़ में एक्सिस बैंक सबसे आगे है और इस हफ्ते डील को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें थी। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने और एयरटेल के 34 करोड़ ग्राहकों के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप भी की गई है। आने वाले महीनों में प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन्स, BNPL ऑफरिंग्स और अन्य सेवाएं भी मुहैया कराएंगी दोनों कंपनियां। 3 दिन में शेयर करीब 4% उछला है। 13वीं खबर। रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC को रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 6,330 करोड़ रुपए की रकम चुकाने का आदेश दिया है। कंपनी को 3,300 करोड़ रुपए की रकम पहले ही मिल चुकी है। बकाया रकम चुकाने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन को मिले आर्बिट्रेशन अवार्ड को लागू करवाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। 10 मार्च को खबर आने के बाद रिलायंस इंफ्रा का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 14वीं खबर। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR ने प्रतिद्वंदी कंपनी सिनेपोलिस इंडिया के साथ 13,600 करोड़ रुपए की मर्जर डील पर बातचीत शुरू कर दी है। मर्जर के बाद नई कंपनी के पास करीब 1200 स्क्रीनें होंगी जो कि आइनॉक्स लेजर की तुलना में करीब 2 गुना होंगी। नई कंपनी में सिनेपोलिस करीब 20% हिस्से के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक होगी और PVR के प्रमोटर्स की 10 से लेकर 14% के बीच में हिस्सेदारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक मर्जर के बाद PVR की लीडरशिप और मजबूत होगी। 7 मार्च को खबर आने के बाद 3 दिन में PVR का शेयर 11.5% के आसपास उछला है। तो ये थी कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। पहली खबर। डेट मार्केट प्लेस क्रेड एवेन्यू ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 13.7 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में इनसाइड पार्टनर्स, बी कैपिटल ग्रुप और ड्रैगनियर ने हिस्सा लिया था। मौजूदा फंडिंग राउंड के बाद क्रेड एवेन्यू 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली 11वीं कंपनी बन गई है। दूसरी खबर। एग्रीटेक स्टार्टअप ओटीपाई ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 3.2 करोड़ डॉलर या 235 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सीरीज बी फंडिंग राउंड में वेस्टब्रिज कैपिटल के अलावा SIG और ओमिडायर नेटवर्क इंडिया जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। ओटीपाई अपने मोबाइल ऐप के जरिए ताज़ा सब्जियों और फलों की बिक्री करती है। तीसरी खबर। डिजिटल पेंशन ऐप पेंशन बॉक्स ने एंजल इन्वेस्टर से $1,60,000 की राशि हासिल की है। पेंशन बॉक्स की स्थापना 2021 में कुलदीप प्राशर और शिवम प्राशर ने की थी। ये एक डिजिटल पेंशन ऐप है जो यूजर्स को पेंशन सेविंग्स को ट्रैक, कंट्रीब्यूशन और ऑनलाइन पेंशन विड्रॉ करने की सुविधा प्रदान करता है। चौथी खबर। म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कैम्प्स ने फिनट्यूपल में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी है। 2018 में स्थापित फिनट्यूपल एक स्टार्टअप है जो क्लाइंट डिजिटल ऑनबोर्डिंग, KYC, फंड डेटा, फैक्ट शीट और एनालिसिस जैसे क्षेत्र में काम करता है। पांचवी खबर। एजुकेशनल सर्विसेज स्टार्टअप एरोडेटस ने कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड से 35 करोड़ डॉलर की राशि हासिल की है। इसका इस्तेमाल ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत मर्जर और एक्विजिशन के लिए किया जाएगा। छठी खबर। B2B लॉजिस्टिक्स टेक प्लेटफॉर्म ऊर्जा ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में 9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने किया। फंड का इस्तेमाल प्रोडक्ट और टेक डेवलपमेंट, नए बाजारों में प्रवेश करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सातवीं खबर। बैंकिंग क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी से जुड़े फिनटेक स्टार्टअप जीटा ने ताजा फंडिंग राउंड में 3 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में अन्य निवेशकों समेत मास्टर कार्ड ने हिस्सा लिया। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सर्विसेज लॉन्च करने में मदद करने के लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ 5 साल के लिए करार भी किया है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $1.5 अरब के पार चला गया है। आठवीं खबर। एडटेक स्टार्टअप
इन्फिनिटी लर्न ने मल्टीलिंगुअल कंटेंट प्लेटफॉर्म डोंट मेमोराइज को खरीद लिया है। दोनों कंपनियों ने डील की रकम का खुलासा तो नहीं किया है। डोंट मेमोराइज मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के 6ठी से 10वीं क्लास का कंटेंट डेवलप करने पर फोकस करता है। इन्फिनिटी लर्न के मुताबिक डील से दोनों कंपनियों को टियर 2 और टियर 3 यानी छोटे शहरों में विस्तार करने में मदद मिलेगी। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते बड़ी खबरों और ग्लोबल डेवलपमेंट्स के दम पर ब्रोकर्स ने कई बड़ी कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, आइए देखते हैं।